तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, these are the substances and we have to arrange them in increasing order of want of factor। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक के लिए want of factor को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं NaCl के लिए want of factor को कैलकुलेट करता हूं तो हमें पता है want of factor क्या होता है, I इक्वल्स टू, ऊपर तो लिखते हैं एबनॉर्मल या डिसोसिएशन के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन डिसोसिएशन से पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो NaCl को अगर मैं डिसोसिएट करता हूं तो देखो कितने आयन बनाएगा ये, Na+Cl माइनस, यानी इट विल फॉर्म 2 आयन, इस तरह से डिसोसिएट होगा ये Na+ एंड Cl माइनस आयन में। तो डिसोसिएशन के बाद 2 आयन है और डिसोसिएशन से पहले हमारे पास में एक ही है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है या कहीं कंपाउंड है, तो यहाँ पर इसका जो want of factor है वो 2 आएगा हमारे पास। सेकंड, सिमिलरली अगर आप AlCl3 के लिए फाइंड करते हैं 4 AlCl3 को अगर मैं डिसोसिएट करता हूं तो देखिए AlCl3 विल फॉर्म Al3+ एंड 3Cl माइनस। दैट मीन्स डिसोसिएशन से पहले आपके पास में, डिसोसिएशन के बाद आपके पास में 4 मोल्स है और डिसोसिएशन से पहले 1 मोल है, तो I की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4/1। ओके, ठीक है बेटा। नंबर थर्ड, सिमिलरली अगर आप सोडियम फॉस्फेट को लेते हैं, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, तो इसको डिसोसिएट करते हैं तो इस तरह से डिसोसिएट होगा, इट विल फॉर्म 3Na+ एंड PO4 3-। ओके, तो यहाँ डिसोसिएशन से पहले देखिए आपके पास में कितने हैं, वी हैव ओनली 1 और डिसोसिएशन के बाद में 4 हो जाएंगे, तो 4/1 आएगा यहाँ पर भी। अच्छा, ये सेम ही हो गया। एक काम करते हैं अपन इसको BaCl2 कर लेते हैं, तो थोड़ा नहीं, फिर अभी जो बताना चाह रहे हैं वो वाला सेंस फिर कन्वे नहीं हो पाएगा ना, तो एक बार एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर BaCl2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं BaCl2 ले लेता हूँ, तो हमारे पास में यहाँ बन जाएगा Ba2+ आयन एंड 2Cl माइनस है और इसका want of factor 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो चेंज कर दिया थोड़ा सा मैंने, और सोडियम फॉस्फेट के लिए वैल्यू जो आ रही है आपके पास में 4 आ रही है। और सिमिलरली अगर आप फाइंड करते हैं एल्युमिनियम कार्बोनेट के लिए नंबर 4, तो Al2CO3 होल थ्राइस, और अगर आप इसको डिसोसिएट करते हैं इट विल चेंज इनटू Al3+ आयन एंड 3CO3 2- आयन। तो देखिए डिसोसिएशन के बाद वी हैव 5 आयन, डिसोसिएशन से पहले आपके पास में 2 ही आयन है, 1 आयन है, सॉरी, तो I इक्वल्स टू 5/1। तो अब आपके पास में want of factor की वैल्यू है हर एक के लिए। देखिए NaCl के लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है और इसके लिए 5 है। तो जब आप इसको want of factor के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो NaCl का सबसे कम है, देन BaCl2 है, देन AlCl3 है और उसके बाद सोडियम फॉस्फेट है Na3PO4 एंड देन Al2, हाँ सॉरी ये नहीं, यहाँ AlCl3 हटा दिया ना अपन ने, इसके बाद में सोडियम फॉस्फेट है और उसके बाद एल्युमिनियम कार्बोनेट है Al2CO3 होल थ्राइस। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा किसका, want of factor का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि जो आपको सब्सटेंस दिया है उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करें, तो वी कैन इजीली अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बेटा, आगे चलें। ओके, अब देखिए want of, हाँ बोलिए बेटा। यस, हाँ इसका वीडियो मैंने ऑन कर दिया है। क्यों, अभी भी तो देख रहे होगे ना? बिल्कुल, ये वीडियो डालेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है। और एक और चीज बेटा, अब ना ये वीडियो मैं व्हाट्सएप पे नहीं डालूंगा, आई थिंक आप सबने ना सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो वो जो चैनल है ना डायरेक्ट वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप एक काम जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जो बेल आइकन होता है ना उसको ऑन कर लेना। हाँ, तो बस वो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हाँ व्हाट्सएप पे नहीं तो फिर एकदम बहुत ज्यादा ये वीडियोज हो जाते हैं। ओके, तो वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, तो जिसने नहीं किया हो वो कर लेना। ओके, अब देखिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको want of factor का यूज दे रखा हो। जैसे हमें ये तो समझ में आ गया कि want of factor क्या है, बट इसका यूज क्या है, न्यूमेरिकल में इसका यूज कैसे करना है, ये चीज हमें देखनी है। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपन बहुत बढ़िया सा जिसमें इसका यूज आ रहा हो। ठीक है, चलिए
एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास में, ओके, क्वेश्चन इज डिटरमाइन द ऑस्मेटिक determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated। देखिए क्वेश्चन ये कह रहे हैं हमें कि आपको एक तो ऑस्मेटिक प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है, सॉल्यूशन का, यानी पाई आपको फाइंड करना है। देन आपको दिया गया है प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ, तो जो, हाँ क्या कह रहे हैं बेटा, आर की वैल्यू, हाँ बिल्कुल आर की वैल्यू मैं बता देता हूं आपको। इट इज गिवन एज 0.82। हाँ बिल्कुल, R इक्वल्स टू 0.82 गिवन है यहाँ पर, और बट यूनिट हैज नॉट बीन गिवन हियर। यूनिट दी गई है, नो प्रॉब्लम, वैसे तो ये R की वैल्यू दी गई है, ये आपको पुट करनी है उसमें, ठीक है। और जो वैल्यू दी गई है आपके पास 25 मिलीग्राम ऑफ, तो आपके पास WB जो है, मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो 25 है मिलीग्राम। देन आपको यहाँ दिया गया है वॉल्यूम जो है वो आपको 2 लीटर दिया गया है, बिल्कुल। और टेम्परेचर जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये मानते हुए कि ये पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है। तो अब ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक स्टेप जो आपको ध्यान रखना है वो चीज सुन ले आप, कि आपको क्या करना है इसमें, कि सबसे पहले आई को जरूर फाइंड कर लें, क्योंकि जो इसमें सब्सटेंस दिया गया है वो डिसोसिएट हो जाता है, तो इसलिए आप आई को फाइंड करेंगे ही करेंगे। तो अगर आप आई को फाइंड करते हैं तो आप पहले सब्सटेंस को डिसोसिएट करके देखें, K2SO4, हाँ बिल्कुल 3 आ जाएगा इसका, SO4 2 माइनस, तो यहाँ अगर आई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 3/1, क्योंकि ये डिसोसिएशन के बाद में 3 मोल बन रहा है हमारे पास, और डिसोसिएशन से पहले 1 मोल था, तो दैट मीन्स आई की वैल्यू आपके पास में 3 आ गई है। तो ये 3 को आपको प्लेस करना है फॉर्मूला में। अब फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT या MRT बोलते हैं अपन, तो इसको NB/VRT भी लिखा जाता है। NB/V का मतलब C कंसंट्रेशन या मोलैरिटी हो गया है। और थोड़ा सा एक स्टेप और इसमें आई का यूज भी करना है आपको, ठीक है, जैसा हमने बताया था आई का यूज करना है जहाँ डिसोसिएशन होता है। तो ये फॉर्मूला बना I मल्टीप्लाइड बाय WB/MB इंटू V इंटू R इंटू T, ठीक है, ये आपके पास में फॉर्मूला है। तो यहाँ पर I की वैल्यू गिवन है आपके पास, ठीक है 3, WB गिवन है। अब एक चीज ध्यान रखें, WB जो है ना बेटा ये मिलीग्राम में दिया हुआ है, तो जैसा हमने कहा था कि मिलीग्राम में आप इसको रखते नहीं है, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम में ध्यान रखें 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ WB को, आपके पास 25 मिलीग्राम है, तो देखो इसको मैं ग्राम में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करूंगा, तो 1000 से डिवाइड का मतलब है ये है 25 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना। तो अब आपके पास ये ग्राम में आ गया है, तो ये ग्राम में ये वैल्यू पुट करनी है आपको। दूसरा वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में है, तो वॉल्यूम के साथ हमें छेड़छाड़ करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद आता है टेम्परेचर। तो हाँ क्या कह रहे हैं बेटा, हाँ मोलर मास, एक्चुअली सब्सटेंस के अपने पास पोटेशियम सल्फेट है ना, तो इसका मोलर मास आपके पास आ जाएगा 174। कैलकुलेट भी कर सकते हैं वैसे, कि जैसे पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, तो K जो है वो 39 होता है, 39 इंटू 2,
सल्फर 32 होता है और ऑक्सीजन जो है 16 × 4 होता है, तो ये 174 आएगा इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका मोलर मास 174 है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे आप। तो आई की वैल्यू 3, डब्ल्यू बी आपने रख दिया है मास 25 से, ये आ गया आपके पास डब्ल्यू बी, दैट इज 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ देन आर इज गिवन हियर 0.82 इंटू टेम्परेचर जो आपको दिया गया है वो 20, बिल्कुल टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर को चेंज कर लेना, तो ये हो जाएगा 25 + 273, तो ये हो गया आपके पास 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन हो जाएगा, 298 केल्विन, और डिवाइडेड बाय एमबी। एमबी ध्यान रखें ये इसका दिया हुआ है 174 और वॉल्यूम आपके पास में है 2 लीटर। 2 लीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका, अप्रॉक्स 0.0527 ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं, हाँ, तो ये आपके पास जो आएगा अप्रॉक्स जो आंसर आएगा इसका मैं लिख देता हूं, दैट विल बी 5.27 × 10⁻³ आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर इसको साइंटिफिक नोटेशन में रखा है, भाई आपका पॉइंट जो है ना वो इधर आ रहा है 0.05, तो मैं पॉइंट को 5 के बाद लेके गया हूँ तो 10⁻³ आ गया उसके अंदर। ठीक है ना, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये आपने ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड किया है तो ये एटीएम में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो यूनिट आती है आर की जो यूनिट आती है ये 0.82 वाली वो एटीएम में आती है, ध्यान रखना, उसमें प्रेशर एटीएम में होता है, तो आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो भी किस में आएगा, एटीएम में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो हाँ नहीं 0.005 आएगा बेटा वहां पर, वो थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो सकता है आपका, है ना, तो फिर ये इधर जाओगे तो फिर ये आ जाएगी वैल्यू। हाँ साक्षी तब कुछ बोल रही थी, साक्षी बोलो। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग ऑन है, वो सब उसमें अपलोड कर देंगे अपन व्हाट्सएप उस पे, यूट्यूब पे। तो ये मैंने लिख दिया बेटा, एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया आपको। एक थोड़ा सा एक सिमिलर टाइप क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, वो आपसे सॉल्व कराएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं। हाँ बोलिए बेटा। 0.05 आ रहा है, एक्चुअली मैंने सॉल्व नहीं किया है। हाँ नहीं वैसे बेटा मैंने सॉल्व नहीं किया, एक्चुअली मेरे पास में जो है ना वो बुक है। अच्छा इसमें आपने इसकी वैल्यू क्या रखी है, आर की बताना एक बार। 0.82, यही यही डिफरेंस आ रहा है, वो 0.082 है शायद, मैंने यहाँ भी सही, हाँ तो वो उसको सही कर लेना आपका ना, आर की वैल्यू जो है 0.082 है, तो वहीं से वो डिफरेंस आया है एक डिजिट का। ठीक है, तो फिर वो डिफरेंस नहीं आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट, डिटरमाइन द अमाउंट, ओके, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, ऑफ CaCl2। यहां पर I की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 2.47 दिया गया है I की वैल्यू। dissolved in 2.5 liter, 2.5 liter of water, such that its osmotic pressure, its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है।
आपको कहा गया है कि आपको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मेरा मतलब है कि आपको मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट करना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना, सॉरी अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड करना है आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा। ठीक है, तो यानी आपको फाइंड करना है एक तरह से WB, ये आपको कैलकुलेट करना है। साथ में आपको दिया गया है यहाँ पर डिजोल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम आपको दिया गया है 2.5 लीटर। ठीक है, सच दैट इट, हाँ आर की वैल्यू सेम रहेगी बेटा, आर की वैल्यू जो है इट विल बी 0.082। ठीक है, और जो आपके पास में ऑस्मेटिक प्रेशर है पाई, इट्स वैल्यू इज 0.75 ATM, ऑस्मेटिक प्रेशर गिवन है, और साथ में आई की वैल्यू भी गिवन है, इट इज 2.47। ठीक है, ये भी गिवन है। तो आपको WB फाइंड करना है। अब एक चीज बता दूं, WB हाँ वैसे तो डायरेक्ट भी अपन फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा, ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। करिए, देखते हैं क्या आता है आंसर आपका। ठीक है, 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा बेटा। स्टूडेंट्स हु आर सीरियस दे आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, फॉर्मूला वही रहेगा, पाई इक्वल्स टू आई इंटू WB अपॉन MB। और CaCl2 का बता देता हूँ बेटा, कैल्शियम का जो होता है वो ध्यान रखना 40 होता है, और Cl का जो होता है वो होता है 35.5। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। ओके, तो WB एंड देन R इंटू T, और नीचे आ जाएगा V। ये फॉर्मूला है हमारे पास, और हमें कैलकुलेट करना है WB। WB की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो क्या आती है, यस 3.39। मेरे पास जो बुक है उसमें से 3.33 लिखा हुआ है, बट ओके कोई दिक्कत नहीं, 3.3 अपन मान लेते हैं, 3.3 शुड बी द आंसर। ठीक है, सही आ रहा है बेटा। तो इसको अपन कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो देखिए पाई वैल्यू जो है हमारे पास में ये है 0.75 इक्वल टू आई की वैल्यू है आपके पास में दैट इज 2.47, और आपको कैलकुलेट करना है WB। R इज 0.082 इंटू T, जो टेम्परेचर है इसको आप गिवन है क्या टेम्परेचर, ओके 27 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, इसको चेंज कर देना 27, बिल्कुल 273 को ऐड करेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 300 केल्विन, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास MB है वो है 111 आ रहा होगा शायद इसका, हाँ 111 आएगा। ओके, और वॉल्यूम जो है वो है 2.5। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो WB को अगर आप बाहर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 0.75 इंटू 111 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 2.47 इंटू 0.082 इंटू 300। ठीक है, और अप्रोक्स आपका आंसर 3.3 के आसपास आएगा ग्राम में। ठीक है, 3.3 ग्राम के अप्रोक्स आएगा, 3.37 आ रहा है। ओके, हाँ तो अप्रोक्स लगभग ये आएगा कि मेरे पास जो बुक के अंदर सॉल्यूशन है वहां 3.3 गिवन है। ठीक है ना, मैंने वैसे पूरी तरह कैलकुलेट नहीं किया है इसको, बट अप्रोक्स 3.3 समथिंग आना चाहिए। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आ रहा है वैसे ये। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बेटा वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज कैसे करना है आपको। ठीक है ना, वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है वो फॉर्मूले में आगे लगाना है, उस समय लगाना है जब किसी भी सब्सटेंस का डिसोसिएशन हो रहा हो या एसोसिएशन हो रहा हो। ठीक है, अब इसके बाद में इसका एक 3.34 आ रहा है। ओके, मोलर मास जो है ना, एक सेकेंड भाई, मोलर मास जो आ रहा है ये आ रहा है 40 प्लस, और ये आ गया 71 इक्वल टू आपके पास 111। तो इसका मोलर मास रखा होगा आपने, यही रखा होगा, हाँ तो फिर यही आएगा लगभग, है ना, यही आएगा।
वो कोई खैर ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अपने पास डिजिट तो सारी रखी हुई है, इसको कैलकुलेट करना है। ओके, चलते हैं। वो तो कैलकुलेशन वाला एरर हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर, बाकी मेथड समझ में आ गया आपको। चलिए अब देखते हैं ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो बेटा टॉपिक आता है अपना, वो आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इस चीज को समझते हैं कि ये क्या चीज है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले एक एक करके लेते हैं अपन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जब आप किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो हो सकता है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयंस में डिसोसिएट हो जाए। अब कितना डिसोसिएट होगा, 50% हो सकता है, 40% हो सकता है, 30% हो सकता है। तो जितना डिसोसिएट होता है, उसका जितना फ्रैक्शन डिसोसिएट होता है, उसे ही हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आता है तो ध्यान रखना उसका मैक्सिमम डिसोसिएशन होता है, और अगर 1 आता है दैट मीन्स 100% डिसोसिएशन, अगर 0.5 आता है दैट मीन्स 50% डिसोसिएशन, ठीक है, 0.25 आता है दैट मीन्स 25% डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बताता है कि टोटल ओवरऑल सब्सटेंस में से उसका कितना फ्रैक्शन आयंस में टूट गया है, डिसोसिएट हो गया है, उसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम यहाँ पर ध्यान रखना अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो यहाँ हम जो देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ हम जो देखने जा रहे हैं, हमारी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में रिलेशन। अल्फा तो हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से फाइंड करें। तो देखो, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी रिएक्शन लेते हैं। सपोज हम पोज हो गई, ओके एक सेकंड, ठीक है, चलो कोई नहीं, अब और भी ठीक होगी। चलिए, तो अब हम बात करें, सपोज हमारे पास में एक सब्सटेंस ए है, ठीक है, और ये जो ए सब्सटेंस है आफ्टर डिसोसिएशन इट चेंजेस इनटू बी, बट इट फॉर्म एन नंबर ऑफ बी, ये एन नंबर ऑफ बी बनाता है। ठीक है ना, ए सब्सटेंस है जो डिसोसिएट होकर बी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये बी क्योंकि डिसोसिएट हुआ है तो नेचुरलाइज के नंबर बढ़ेंगे, तो मैं मान रहा हूं कि वो एन नंबर बढ़ गए। अब ये एन जो है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6 कितना भी हो सकता है, सिंपल नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब हम ये मान रहे हैं कि इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो हम ए की 1 मोल ले रहे हैं, और जब डिसोसिएशन नहीं होता है तो उस समय हमारे पास बी की कंसंट्रेशन 0 होती है। ठीक है, बट अगर हम देखें कि आफ्टर टाइम टी, ठीक है, टी टाइम पर अगर मैं देखता हूं या कहूं कि आफ्टर डिसोसिएशन के बाद क्या होगा, हम ये मान लेते हैं कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उतना ही हमारे पास में यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में आयंस बनते हैं। तो मैं मान रहा हूं कि एन अल्फा इसकी फॉर्मेशन हो गई है, तो जितनी इसकी फॉर्मेशन होगी वो रिलीज किसमें से होगा, 1 में से ही तो कम होगा। तो हम ये मानते हैं कि वो 1 में से अल्फा जो है वो रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। तो अब अगर मैं बात करता हूं आई की, तो आई के लिए हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक्चुअली एबनॉर्मल आपने किसको कहा था, एबनॉर्मल आपने कहा था जो डिसोसिएशन के बाद आती है। तो हम ये कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, और ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर डिसोसिएशन से पहले, बिफोर डिसोसिएशन। अब हमें क्या करना है,
देखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसोसिएशन के बाद कितनी थी और पहले कितनी हो गई। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो आप देखो डिसोसिएशन से पहले अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो केवल कितने थे, 1 मोल बस एक का ही था, बी तो बना ही नहीं था डिसोसिएशन से पहले, तो टोटल हमारे पास 1 था। लेकिन डिसोसिएशन के बाद कितना हुआ, ये प्लस ये, क्योंकि सॉल्यूशन में ये भी अवेलेबल है और सॉल्यूशन में ये भी अवेलेबल है, तो टोटल इनका लगा लेंगे तो वो हमारे पास में डिसोसिएशन के बाद के पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, I इक्वल्स टू, तो आफ्टर डिसोसिएशन तो मेरे पास क्या है, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। तो ये ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ, मैंने ओके दोबारा रिपीट, ठीक है मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है दोबारा एक बार, चलो यहां से ले ही लेते हैं अपन दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको तो एक बार मैं यहीं रख रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है यहाँ दो चीज मैं कैलकुलेट करता हूं, एक तो मैं लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन से पहले टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो आप देखो यहां मैंने क्या लिखा है बेटा, दो कंडीशन लिए हैं, इनिशियल जब टाइम इक्वल्स टू 0 था, ठीक है, इनिशियल जब टाइम इक्वल्स टू 0 था, और ये फाइनल जब डिसोसिएशन हो गया। तो इनिशियल में हमारे पास में केवल ए जो था उसका नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, और ये तो 0 थे, तो बने ही नहीं थे डिसोसिएशन से पहले। तो अब मैं कह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं, 1 है, ठीक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए। देखो डिसोसिएशन के बाद एक्चुअली क्या होता है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरा एक साथ डिसोसिएट नहीं होता, हो सकता है कि इसमें से मैंने कहा 50% डिसोसिएट हुआ, तो 50% इसमें से कम हो जाएगा और वहां बन जाएगा। तो डिसोसिएशन के बाद आपके पास ये भी मिलेगा, बी भी मिलेगा और ए भी मिलेगा। तो हमें ये दिख रहा है कि बी तो एन अल्फा है और ए जो है वो 1 माइनस अल्फा है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो आफ्टर डिसोसिएशन है। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या है हमारे पास, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो अब मेरे पास दो तरह के पार्टिकल है, डिसोसिएशन से पहले 1 और डिसोसिएशन के बाद टोटल ये है, ठीक है। अब अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आता हूं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं कि I इक्वल्स टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोसिएशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। तो आफ्टर डिसोसिएशन अगर मैं लिखता हूं तो देखो आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, ये ऊपर जो मैंने लिख दिया वो हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय, और फिर लिखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर डिसोसिएशन से पहले कितने हैं। तो डिसोसिएशन से पहले आपके पास कितने हैं, देखो बिफोर डिसोसिएशन ओनली 1 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इक्वेशन यूं ही आएगी, I 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और अब इसमें अगर मैं 1 को बाहर लेता हूं तो I माइनस 1 इक्वल्स टू एन अल्फा को पहले लिख देता हूं मैं और माइनस अल्फा को बाद में लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर अल्फा कॉमन ले लूं, I माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा एन माइनस 1, यूं लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अब यहां अगर मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां अब अगर मैं अल्फा को बाहर लेता हूं, ठीक है, अल्फा को अगर मैं बाहर लेता हूं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, I माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है किसके लिए, अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाए, वांट ऑफ फैक्टर गिवन है तो हम फाइंड कर सकते हैं, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, वांट ऑफ फैक्टर पूछा जाए वो बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमें कब यूज में लेना है, जब आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर के बीच में रिलेशन आए, ठीक है, वहां इसका यूज किया जाता है, ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा क्या है, हाँ ठीक है, दोबारा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको बिगनिंग से ही ले रहा हूँ, ठीक है, एक बार बिगनिंग से सुन लेना। तो देखो बिगनिंग से अगर अपन लेते हैं तो मैं ये मान रहा हूँ कि हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो डिसोसिएशन हमें पता है क्या होता है, आयंस में टूट जाना,
लेकिन कितने डिग्री तक कोई भी सब्सटेंस आयन में टूटता है, कितना परसेंट टूटता है, उसे अपन मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल का कितना फ्रैक्शन आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, उसे अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। किसी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है तो हम बोलेंगे वो ज्यादा आयंस में डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन ली है सिंपल सी कि ए एक सब्सटेंस है जो डिसोसिएट होकर के बी में कन्वर्ट होता है और एन नंबर ऑफ बी बनाता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये मान रहे हैं कि बिगिनिंग में हमारे पास ए जो है वो 1 मोल है, जबकि बी जो है वो 0 है, क्योंकि डिसोसिएशन से पहले की बात है। डिसोसिएशन से पहले जो आपने कंटेनर में रखा है तो केवल ए को रखा है। फिर जब उसका डिसोसिएशन होना स्टार्ट होता है तो वो डिसोसिएशन इस बात पर डिपेंड करता है कि सब्सटेंस का डिसोसिएशन कितना होगा। कुछ का जैसे होता है 4%, कुछ का होता है 0.4, किसी का 0.5, किसी का कुछ। तो यहां हम मान रहे हैं कि उसके लिए हम सिंबल मान लेते हैं अल्फा। अल्फा जो है वो सब्सटेंस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना होता है उतना ही 1 मोल में से कम हो जाता है। इसको आप यूं समझें, जैसे मैं मानता हूं कि कोई सब्सटेंस हमारे पास में जैसे NaCl है, ठीक है, और NaCl मैंने 1 मोल लिया यहाँ पर, और मैं मानता हूं कि NaCl का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 0.5 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें से मैं 0.5 माइनस कर दूंगा और आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कितना बनेगा, 0.5 बन जाएगा। ठीक है, फिर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर उसी तरह से मैं कह रहा हूँ जितना आपके पास बी बनेगा, n नंबर ऑफ अल्फा बनेगा, उतना ही अल्फा यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ए में से ही निकल करके बी की फॉर्मेशन हो रही है। तो आप देखो डिसोसिएशन से पहले आपके पास केवल 1 मोल है। कहां पर, यहाँ बेटा एन अल्फा इसलिए नहीं आएगा, जैसे एक देखो मैं इसको रफ करके बताता हूँ, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, इसको समझना। मैंने यहाँ पर NaCl लिया, मैंने इसको डिसोसिएट किया, ये Na प्लस बना और Cl माइनस बना। ठीक है, ये दिख रहा है ना ऊपर आपको, ठीक। अब देखो यहाँ मैंने लिया 1 मोल, ओके, फिलहाल इसका शुरू में क्या था, 0 मोल था। फिर इसका डिसोसिएशन हुआ और यहाँ डिसोसिएशन होने के बाद सपोज हमारे पास में ये जो है, मैं मान रहा हूं कि ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 हुआ। ठीक है, 0.5 का मतलब क्या हुआ कि एक में से आधा जो सब्सटेंस था वो डिसोसिएट हो गया। तो 0.5 ही हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, और 0.5 ही ये बनेगा, दोनों 0.5 बनेंगे। तो आप जरा समझना मेरी बात को, यहां मैंने दोनों के लिए 0.5 लिखा है। ठीक है, तो जब आप Na प्लस और Cl माइनस को ऐड करोगे तो दोनों NaCl का कितना होगा हमारे पास, यहाँ 0.5 ही तो होगा। ठीक है, 0.5 Na प्लस और 0.5 Cl माइनस, तो दोनों मिलाकर के भी तो आपके पास में 0.5, तो इसमें से कितना कम होगा, 0.5 ही तो कम होगा, अगर आप इसको बनाना चाहें तो। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, अगर मान लो मैं इसको n अल्फा यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसका मतलब एक में से एक खत्म हो गया, तो फिर यहाँ तो कुछ होना ही, ये तो 0 बच जाना चाहिए, तो ये 0 बचेगा नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसमें आप n लगा रहे हैं तो n यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो ये तो एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास डाटा है। ठीक है, तो अब आपको देखो ये तो हो गया डिसोसिएशन से पहले, और ये दोनों को जोड़ोगे तो ये हो गया डिसोसिएशन के बाद। ठीक है, और वांट ऑफ फैक्टर में हम लोग क्या लिखते हैं, वांट ऑफ फैक्टर में हम लोग लिखते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएशन से बाद में अपॉन में डिसोसिएशन के पहले। ठीक है, तो डिसोसिएशन के बाद तो मैं इसको मान रहा हूं आफ्टर, ठीक है, और डिसोसिएशन से पहले इसको ले रहा हूं मैं बिफोर। ठीक है, तो ये जो आफ्टर वाले हैं इसको तो आपको ऊपर रखना है, और जो बिफोर वाले हैं यानी 1 + 0 1 ही होता है, इसको आपको नीचे रखना है। तो यहाँ ये काम मैंने यहाँ कर दिया है कि I यहाँ पर ये I आ रहा है, तो ये तो डिसोसिएशन के बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दोनों को जोड़ लिया है मैंने, ये मैंने यहाँ रख दिया है, और डिसोसिएशन से पहले टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये है, ये 1 है, ये मैंने 1 यहाँ रख दिया है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके मैंने केवल क्या किया, अल्फा को फाइंड आउट करने की कोशिश की कि अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास में आ गई है आई, ये तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, तो मैथमेटिकल है। ठीक है, मेन चीज ये वाली है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि वैल्यू अपन ने कैसे रखी है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई बेटा। तो जिस तरह से ये हमने फाइंड किया है उसी तरह से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी फाइंड कर सकते हैं, बट आपकी मैंने आज 20 मिनट मैंने ले ली थी किसी जरूरी कारण की वजह से। ठीक है, तो वो तो अपन वैसे कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज बेटा इतना ही ले रहे हैं अपन क्लास में, ठीक है ना। ओके, तो अब कल के लिए सुन ले बेटा, कल के लिए अपन एक काम करेंगे, ये एक टॉपिक बचा हुआ है छोटा सा जो 10 मिनट का टॉपिक है,
और उसके बाद में जैसे आप मेरे को अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को रिमाइंड करा देना, ठीक है। वो टॉपिक मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चंस की वर्कशीट वगैरह जो है वो मैं आज कल के अंदर आपको एक टाइम कर दूंगा, और सैटरडे के लिए टेस्ट के लिए अपन ने बता ही रखा है, वो आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल फिर सेम टाइम 4 o'clock ही है, ठीक है, कल 4 o'clock की होगी क्लास। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय।